हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का विज्ञान। ठीक है। अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चलिए। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है? रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं यहाँ पे दिखाया गया शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणी गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। इसको पढ़ लेते हैं कि अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करना है। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण है जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। अब देखिए विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत से प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक
विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। तो फ्रेंड, मिश्र धातुएं क्या हैं? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। चीनी क्या है? विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। विलयन के गुण विलयन के गुण हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कारण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता, ठीक है, हमने क्रियाकलाप में देखा है कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त में किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलाय की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलयन के आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन को संतक परिकलन करिए। तो यहाँ पे किया है, देख लीजिए। निलंबन क्या है ये देखते हैं कि निलंबन क्रियाकलाप में समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुण धर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों का मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। चलिए देखते हैं कोलाइडल विलयन क्या है। तो क्रियाकलाप के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध है। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं।
कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध का पानी मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, प्रक्षिप्त, प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार। उदाहरण तो द्रव परिक्षेपण माध्यम है गैस, प्रकार एरोसोल। उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस, गैस, एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, गैस, द्रव, फोम, सोविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, मैग्नेशिया, मिल्क, कीचड़, फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच। देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। ऊपर दिया गया था, उसमें आप विभेद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देती हूँ, आप लोग कहाँ तक ढूंढेंगे। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह कि इसका एक स्थान संगठन होता है और इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आदि। और विषमांगी यह है कि इसका एक समान संगठन नहीं होता, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू, रेत तथा नमक आदि। और इसके अवयवों को प्रायः देख सकते हैं और विषमांगी के अवयवों को प्रायः देख सकते हैं और समांगी में नहीं देखा जा सकता। इसको देखते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो विलयन उसे कहते हैं जो मतलब विलयन वह है या मतलब विलयन यह एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से नहीं देखे जा सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकते। निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर व्यास में से बड़े, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। अब देखते हैं कोलाइड। यह एक समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, यह समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलय के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। क्या होता है, विलयन के कणों से बड़ा होता है। ठीक है, विलयन के कणों से बड़ा होता है परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की
सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 36। मिटा दूँ तभी तो आएगा। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 36। और विलायक जल का द्रव्यमान कितना है? 100। तब क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो कितना हो गया? 36 प्लस 100 बराबर 136, ठीक है। अब क्या होगा? बराबर 36 बटे 136 गुणे 100। अब इसके आगे आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। हम लोग तो पढ़े हैं ना, लग रहा है, याद तो लग रहा है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? तो आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाती है और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। तो अनुप्रयोग जांच। प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र में जांच, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा क्रम में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। तो आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ है? क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप क्या प्रतिदिन करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। अब केंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपील करें। अब अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह रसोई घर में मथनी मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्की डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे निकालते हैं। ये मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा पृथक तैयार हो जाए।
नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। जो स्याही यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार की विलायक में घुले होते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने से दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? आइए हम एसीटोन और जल की मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें और इसमें थर्मामीटर लगाएं। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दो घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। जो ये दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। चित्र में दर्शाया गया है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? तो क्रिस्टलीय विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। अनुप्रयोग समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का एक रेखा चित्र में दर्शाया गया है। जल घर से अपने घर से में प्राप्त होने वाली पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। पेट्रोल और मिट्टी का जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। तो जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में 25 डिग्री या इससे अधिक हो तब इसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक अलग किया जा सकता है। कार्य विधि यह है कि मिश्रण पेट्रोल मिट्टी का तेल एक आसवन फ्लास्क में लें। इसमें एक थोड़ा थर्मामीटर लगाएं। उपकरण
व्यवस्थित करें और मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें। सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। पृथक करने की समान विधियों के नाम दें। तो दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर। तो दही से मक्खन ये है अपकेंद्रण। दही से मक्खन अपकेंद्रण, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप में समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। तेल का रासायनिक गुण जल से अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, बताइए। पेड़ों को काटना, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन यह है कि पेड़ों को काटना, ठीक है,
मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना और जल का उबलकर वाष्प बनना, जल का उबलकर वाष्प बनना और जल में साधारण नमक का घुलना और फलों से सलाद बनाना। ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है, फलों से सलाद बनाना। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? कि अलमारी में जंग लगना, ठीक है। और विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। ये क्या है? विष रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, ठीक है, लकड़ी और कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अपने आसपास के चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो शुद्ध पदार्थ होता है कौन कौन सा? तांबा होता है, सोना, नमक, चीनी, आश्वित जल, चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल आदि मिश्रण। नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा इत्यादि। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। कौन थे? रॉबर्ट बायल। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा धातु होते हुए भी क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव्य है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं अधातुएं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं।
दो तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रवावस्था ले लेते हैं। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रूप में और बनावट की तुलना करें। यौगिक क्या है? यौगिक एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूड़ और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। लोहे के चूड़ और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। लोहे के चूड़ और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। प्राप्ति सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। और प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। अब उत्तर दें। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? तो समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान होते हैं। समूह एक की क्रिया फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकेंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह द्वारा प्राप्त सामग्री को दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। अब यहाँ पे दिया गया है मिश्रण तथा यौगिक। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ अयौगिक है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुण में पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकेंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। आपने क्या सीखा यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं जल्दी से। ओ भगवान, माय गॉड, 1 घंटा हो जा रही है। 9th का चैप्टर बड़ा है ना, इसीलिए 1 घंटे का हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम एक चैप्टर पूरा तो हो जा रहा है।
1 घंटे में। आप लोग घबराइएगा नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, अच्छा, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? तो सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम वाष्पन या वाष्पीकरण विधि अपनाएंगे। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, बताइए, ऊर्ध्वपातन होगा। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, बताइए। ये निस्पंदन या छानना विधि होगा। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि होगा। जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप विधि द्वारा, पृथक्करण कीप। ठीक है। अब देखिए, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में छानन विधि द्वारा। बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में, बालू से लोहे की पीनों को पृथक, बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। चुंबकीय। भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में, भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में, बताइए। फटकन विधि द्वारा, भूसे से गेहूं के दाने को फटकन। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कारण, नहीं, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए फिटकिरी का उपयोग करके, भारण लोडिंग फिटकिरी का उपयोग करके, और पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्या, कौन सा विधि का उपयोग होगा? क्रोमैटोग्राफी। लिख देती हूँ, ये है जे वाला, क्रोमैटोग्राफी। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिएगा। इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। चीनी क्या है? एक विलेय पदार्थ है। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। अब इसमें 1 आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए। जल में एक अघुलनशील विलेय है जो जल में एक अघुलनशील विलेय है।
तथा इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक उबालिए। अब एक छन्नी से इसे छानिए। आपको चाय घुले तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ये देखिए, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए ये यहाँ पे दिया गया है 50 ग्राम जल में इतना पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 यही होगा ना का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु उसकी मात्रा 62 ग्राम है। इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितना है 100 गुणे 50 यानी 31 ग्राम होगी। प्रज्ञा 353 हाँ प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए हैं, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है। अतः ठोस, ठीक है, अतः ठोस KNO का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। तो पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। ये देखते हैं, दिया गई है 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो 293 पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है। पोटेशियम नाइट्रेट है 32 ग्राम और सोडियम क्लोराइड है 36, पोटेशियम क्लोराइड है 35, अमोनियम क्लोराइड है 37। तापमान में परिवर्तन से लवणता की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। तो समांगी मिश्रण सोडा, जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय है। विषमांगी मिश्रण लकड़ी, मिट्टी है। और क्या है, आप किस प्रकार करेंगे। दिया हुआ रंगहीन द्रव, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। और देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ को इसमें चूज करना है। तो क्या क्या है शुद्ध पदार्थ। बर्फ़ है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम है, फिर पारा है। ठीक है, ये सब क्या है शुद्ध पदार्थ हैं। और क्या है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें।
तो समुद्री जल, सोडा जल, ये सब विलयन हैं। और निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव तो दूध तथा स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन है, दूध और स्टार्च विलयन। 9वां है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो तत्व है सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन। और यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिश्रण है चीनी का घोल, मिट्टी और वायु, कोयला और रक्त। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है? तो पौधों में वृद्धि लगना, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो फ्रेंड, इस तरह से वीडियो बहुत बड़ा हो गया फ्रेंड। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप देख सकें। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, और बिना लाइक किए मत जाइएगा फ्रेंड। प्लीज़ 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 फ्रेंड, लाइक कर दीजिएगा।